प्रीवियस चैप्टर में होता ही है कि ये जो हमारा डिसाइबल है उसने अपनी हल्की सी पावर इनको दिखा दिया था, हमारे जो किम के जो दोस्त हैं उनको दिखा दिया था, जिसके कारण इनकी फटके 4 हो गई है। और उस पावर में हमें ये देखने को मिला था कि कैसे जो डिसाइबल होता है वो उसके अपोनेंट में बी रैंक वाला एक हंटर होता है जो कि बंदूक भी पकड़ा होता है अपने हाथ में, जिसको सिर्फ कुछ ही सेकंडों में हरा दिया था, जिसके कारण जो हमारे टीम के दोस्त थे वो सब हैरान हो गए थे इसकी पावर देखकर। तो अब आते हैं करंट चैप्टर की ओर। चैप्टर में दिखाया जाता है कि जो डिसाइबल होता है वो हमारे ढोकवा ब्रदर से बात करते हुए कहता है, क्यों इतना चुप चुप कैसे हो, आज तो मौसम भी अच्छा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम लोगों ने भूत को देख लिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर बात क्या है? आखिर वैसे भी तुम लोग इतने चुप चुप क्यों हो? क्या तुम लोग को शौचालय जाना है? आई मीन टॉयलेट जाना है तुम लोग को? बंदा बोलता है नहीं 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 नहीं। और जो डोंगो ब्रदर रहते हैं वो क्या कहते हैं, अगर आप हमें आदेश देंगे तो हम अभी करने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि हमने सचमुच में एक भूत को देख लिया है जिसने आसानी से बी रैंक हंटर को चुटकियों में मार दिया। और जो हमारी गर्ल होती है वो सोचती है अभी तक मैं जितने भी ताकतवर व्यक्तियों में से मिला हूँ, जैसे कि नेथेलियन और किम सुंगू, और देखा जाए तो इस बंदे को तो ये भी उनके ही समान लगभग ताकतवर है। फिर जो हमारा डिसाइबल होता है वो क्या कहता है, काफ़ी देर हो गया मैंने उसे अभी तक नहीं देखा, आखिर जो पंपकिन है वो कहाँ पर चला गया है। फिर जो डोंगो ब्रदर्स होते हैं वो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ वहाँ क्या है, ज़रा देखो तो उधर। अरे नहीं यार, ये क्या मजा है, लगता है कोई बेहोश हो गया है। ध्यान से देखने पर पता चलता है, अरे ये तो नंबर 1 है, मैं इतनी आसानी से नंबर 1 पर कैसे पहुंच सकती हूँ। रुको, इसका मतलब यह है कि जितने भी हाई रैंक वाले लोग हैं वो सभी बी रैंक वाले हैं, तो रैंक 1 बी रैंक होता है और एकमात्र व्यक्ति जो उसे हरा सकता है वो होगा किम संग। अगर मिस्टर बटरफ्लाई को पता चल गया कि किम ने ऐसा किया है तो, और यार एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो बटरफ्लाई बोल रहा है ये और कोई नहीं, जो हमारा डिसाइबल है वही है। मैं नहीं जानती कि क्या होगा अगर दोनों आपस में भिड़ जाए फाइट करने के लिए, तो मैं किम को इस तरफ नहीं आने दे सकती, मुझे इसे रोकना ही होगा कुछ भी करके। फिर जो डोंगो ब्रदर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, अरे किम। फिर जो फीमेल कैरेक्टर होती है वो क्या कहती है, नहीं नहीं नहीं, किम सुंगू नहीं है, किम ने ऐसा कुछ नहीं किया है, और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, किम जल्दी यहाँ से भागो, तुम यहाँ नहीं हो सकते। फिर कुछ देखकर वो शॉक हो जाती है और उसे आवाज़ आता है, यूना आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अरे किम क्या तुम ठीक हो? जल्दी से अपने आप को संभालो। जो यूना होती है वो सोचती है आखिर किम पर किसने हमला किया होगा जिसने इसको इतनी तरह चोट पहुंचा दिया होगा, आखिर वो कितना ज़्यादा ही ताकतवर था जिसने किम का ऐसा हालत कर दिया। जो ब्रदर्स होते हैं वो पूछते आखिर किसने तुम्हें मारा, बता मुझे। अरे नहीं, किसी ने मारा मुझे और वो यहाँ से चला गया। भाई मुझे बता, क्या वो मिस्टर पंपकिन था? मैं भी यही सोच रहा था, मुझे लगता है कि वही हो सकता है। जैसा कि मैंने प्रेडिक्शन किया था कि मिस्टर पंपकिन एक बहुत ही पावरफुल पर्सन है, उसने अपनी मुक्केबाजी से रैंक 1 का सर उड़ा दिया। नॉट बैड। आखिर लोग अपनी पावर को छुपाते हैं क्यों? इतना कहता है जो हाँ यूना होती है वो बंदे लोग को पकड़ती है और कहती है बेवकूफ़ो चलो यहाँ से जल्दी चलो, हमें इस घटिया से आइलैंड से निकलना होगा। तो ये सब मिस्टर पंपकिन ने किया था। मैंने जो मिस्टर पंपकिन को देखा वो एक बॉक्सर था और वह इतना ताकतवर नहीं था कि किसी की खोपड़ी पर वार कर सके। रुको 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 सिस्टर्स ब्रदर्स, एक समय के लिए तो रुको। हाँ सर, हम बिल्कुल रुकेंगे, हम अभी रुकेंगे। क्या तुम सब ये 4 निशान देख रहे हो? क्या निशान? अरे ध्यान से देखो, हमारे चारों ओर पत्ते हैं और पैरों के निशान, टूटा हुआ पैर, और इस पेड़ पे पैरों के निशान हैं। आप क्या बारे में बात कर रहे हैं सर? हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में। अरे तुम लोग सच में बेखबर हो, हमें खेद है सर, हम इस पर फिर से काम करेंगे अच्छे से। ठीक है चलो मैं समझाता हूँ इसे, जिससे तुम लोग को समझना आसान हो लग सके। ठीक है देखो, जो रैंक 1 था वो किसी को मारने के लिए आगे बढ़ा, उसके बाद उसने अपने अपोनेंट को बहुत ही कम समझा, जिससे वो लापरवाही से आगे बढ़ा, और उसका जो अपोनेंट था वो सिर्फ उसका इंतजार कर रहा था कि कब वो कदम रखे। जैसे उसने कदम रखा उस पर इतनी जोर से लात पड़ी जिसके कारण उसकी जो लात पैर होती है उसकी हड्डी टूट जाती है वहीं पास, और ये जो लात पड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, जिसके कारण उसकी जो गति स्पीड होती है सब धीमी हो जाती है। उसके बाद जो उसका अपोनेंट होगा वो पेड़ पर चढ़ा होगा, उस पर अटैक किया होगा, जिसे तुम लोग यहाँ पर साफ देख सकते हो। उसके बाद वो अपने हाथ को बंद कर लिया होगा। उसके बाद जो उसका अपोनेंट था ए रैंक, उस सर में एक जोर से पंच मारा होगा, जिससे जो फर्स्ट रैंक वाला होगा वो वहीं पास नॉकआउट हो गया होगा। ये और बताता है ये सिर्फ मुक्केबाजी के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए किया गया था, और इसका जो अपोनेंट था वो इसी की ताकत का इस्तेमाल करके इसे मार डाला। क्या है वो सच में वही पंपकिन है जिसे हमने देखा था? नहीं, जिसने ए रैंक को मारा वो पंपकिन नहीं था, बल्कि वो कोई और बंदा था। क्या तुम इससे सहमत नहीं होंगे ब्रदर 336? क्या आपके पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है? मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ कि वह व्यक्ति जिसने यह किया है, क्या वह 336 रैंक के पीछे छिपा हुआ है? इतने समय में पीछे से आवाज़ आती है, अरे यार मुझे बचाओ। जो यूना होती है वो कहती है क्या वो नाव वाला किनारा नहीं है क्या, चलो वहाँ चलते हैं। फिर सभी के सभी बड़ी तेज़ी की स्पीड से वहाँ चले जाते हैं। जो ब्रदर्स होते हैं वो कुछ देखते हैं और कहते हैं व्हाट द हेल इज़ द हैपन। ओह, देख के लगता है कि तुम सब तो सुरक्षित हो, लेकिन क्यों? क्या तुम लोग भी
इस आइलैंड को छोड़ने की प्लान बना रहे हो। फिर हमें इनके बारे में बताया जाता है। इसका कोड नेम राफेल सबऑर्डिनेट्स और ये रैंक पी के होते हैं और इन्हें जो डी रैंक्स वाले हंटर होते हैं उनसे नफरत होती है। फिर जो यूना होती है अपने मन में सोचती है ये सभी लोग जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा वे अपने अलग अलग तरीके से हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सभी बी रैंक वाले हैं और इनकी काउंट किया जाए तो ये लोग तो 20 लोग हैं। हम इस आइलैंड को छोड़कर नहीं चल जा सकते। किम जल्दी दौड़ो यहाँ से। और फिर वो कुछ देखकर शौक हो जाते हैं। अरे ये किम कहाँ चला गया ये भी सोचते हैं। और जो डोंगो ब्रदर्स होते हैं वो कन्वर्सेशन करते हैं। अरे भाई आओ हम लोग आराम से बातचीत करते हैं इसके बारे में। हम तो बस यहाँ टेस्ट देने आए हैं। आपको हमसे लड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो बस अपना कमीशन मिल गया है और हम उसके लिए काम करेंगे। हम लोग यहाँ पास आए हैं सभी डी रैंक्स को मारने के लिए। जो यूना होती है वो सोचते हैं ये लोग तो सच में हमें मारने की योजना बना रहे हैं। आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और आखिर किम कहाँ चला गया फिर से। ये पीछे से आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है मैं यह भी कहूँगा। इसमें कोई कड़वाहट भरी भावना तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे ये तो किम नहीं है ये तो मिस्टर पम्पकिन है। फिर जो हमारा किम होता है वो हमें बताता है हाँ बी रैंक से लड़ने का एकमात्र तरीका है और वो है मिस्टर पम्पकिन बन जाना। लेकिन अगर मैं पम्पकिन की तरह लड़ते हुए भी जीत जाऊँ तो मैं बस राफेल का ध्यान आकर्षित करूँगा। आखिर मुझे करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में। क्या वो वही है जो बी रैंक्स को हराने के लिए काफ़ी भाग्यशाली था। हाँ लगता है सर है मास्क। मुझे नहीं पता कि तुम कितने आश्वस्त हो। यार सीन बहुत अच्छा हो जाता है। सभी बी रैंक से हंटर हमारे किलर पीटर को घेर लिए होते हैं। और हाँ यार एक और बात ये जो पम्पकिन मैन दिख रहे हैं ना यही हमारा पीटर है जो कि मास्क लगाया है। हाँ ये सही है। जब तक मैं पम्पकिन हूँ मैं बिना किसी संदेह के ये जीत सकता हूँ। तो आगे मुझे क्या करना चाहिए। अकेले ही करना चाहिए। पीछे से आवाज़ आती है तो फिर यह कैसा रहेगा। हम यह साथ मिलकर कर सकते हैं। और जो डिसाइबल होता है वो पीटर के बगल में आके खड़ा हो जाता है। पीटर अपने मन में सोचते क्यों क्या बकवास है और आखिर ये सोच क्या रहा है। ओ भाई पम्पकिन आगे तू इतना क्यों सोच रहे हैं। क्या तुम जानने के लिए उत्सुक नहीं हो कि कैसे 2 डी रैंक हंटर्स 20 बी रैंक हंटर्स का सामना करेंगे। तो यार अब नेक्स्ट पार्ट में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि अब 2 डिसाइबल वर्सेस 20 बी रैंक के हंटर्स के बीच मुकाबला होगा। चैप्टर की स्टार्ट में जो हमारा एमसी होता है वो कहता है आखिर क्या प्लान बना रहा है। मुझे पक्का यकीन है ये आदमी राफेल का ही आदमी है। और जो हमारा जुडास होता है वो कहता है ऐसा कंफ्यूज होने वाला चेहरा क्यों बना रहे हो। अगर तुम्हें कुछ जानना है तो बेशक पूछो जिससे तुम्हारी कंफ्यूजन है उसे मैं दूर कर सकूं। लेकिन सच में देखो तो बहुत ज़्यादा इजी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार है। जो डोंगो ब्रदर्स होते हैं वो कहते हैं कि कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हैं या हम सब मरने वाले हैं और इसे मस्ती मजाक सोचिए कि कैसे हम एक साथ 20 बी रैंक के हंटर्स का मुकाबला कर सकते हैं। यूना अपने मन में सोचिए डोंगो ब्रदर्स ने जो कहा वो सच है। उनमें से 20 बी रैंक के हंटर्स हैं। लेकिन ये भी सच है जो युडास है वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हालांकि अभी किम ने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है लेकिन फिर भी यह जीवन और मृत्यु का मामला है। और देखा जाए तो इस स्थान पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और इनके सामने जो व्यक्ति हैं वो सभी के सभी बी रैंक के हंटर्स हैं। फिर जो हंटर्स होते हैं उनकी तरफ से आवाज़ आता है यह रेतीला समुद्र है। फिर जो डोंगो ब्रदर्स होते हैं वो कहते हैं हमारे पास भी आंखें हैं हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं हम भी देख सकते हैं। लियोना कहती है शट अप। जो किम होते हैं अपने मन में सोचते हैं ये सही कह रहे हैं। करंट समय की बात करें तो दुश्मनों से भी ज़्यादा खतरा हमें इस जमीन से है क्योंकि नॉर्मल जमीन के मुकाबले रेतीली समुद्र तट पर मनुष्य की जो एथलेटिक वाली क्षमता होती है उसका सिर्फ हम 50% ही उपयोग कर सकते हैं। ऐसा क्योंकि यदि हम दबाव के साथ नरम रेत पर कदम रखें तो उस रेत पर पड़ने वाले सारे दबाव को जो जमीन है वो सोख लेगी। जो युडास होता है वो कहता है हाँ सही है। ऐसी स्थिति जहाँ शरीर की स्पीड के कारण हम सीमित हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें देखो तुम लोगों ने अभी से बंदूक निकाल लिया और जबकि तुम लोग तो बी रैंक के और हम लोग सिर्फ डी रैंक के। हाँ ऐसा लगता है कि मैं अभी डिसएडवांटेज में हूँ इस मामले में। लेकिन फिर भी ये और अधिक मज़ेदार होते जा रहा है। जो बी रैंक हंटर होता है वो कहता है क्या कहा मज़ा। वास्तव में यहाँ सभी प्रकार के लोग हैं तो तुम्हें इस स्थिति में बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है मैं बहुत क्यूरियस हूँ लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी चलो जो सबसे ज़्यादा फास्ट है तुम में से उसे मेरे पास सबसे पहले भेजो। फिर उसके बाद यार जितने भी बी रैंक के हंटर्स होते हैं वो सब के सब जो हमारा युडास होता है उसकी तरफ गन पॉइंट कर देते हैं और फिर कहते हैं या तो मेरी गोली पहले तुम्हारे तक पहुंचेगी या तुम हमारे तक पहुंच जाओगे। फिर जो यूना होती है वो अपने मन में सोचती है जब जंगल में लड़ाई हो रही थी तो इसके पास बहुत एडवांटेज था। वो किसी भी चीज़ को अपने कवर के लिए उपयोग कर सकता था लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। भले ही दूरी बहुत है इन दोनों के बीच में लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गोली से तेज हो सके। इतना ही कहने के साथ जो हमारा युडास होता है वो जोर से जंप मारता है और हमारे किम की ओर बढ़ने लग जाता है। फिर जो असासिन होता है वो जोर जोर से हंस के कहते हैं अरे देखो इस बच्चे को क्या हो गया। अभी बड़ी बात कर रहा था और भाग रहा है यहाँ से बच के। तो आखिर में तुम अंत में हार मान गए। नहीं वो आदमी किम पर आखिर हमला क्यों कर रहा है। आखिर वो सोच क्या रहा है। और जो युडास होता है वो जोर से कहते हैं
किम आई मीन पंपकिन अपने जो पैरों से ज़मीन पर दबाओ, और किम भी वैसे ही करने लग जाता है। अपने जो पैर होते हैं उसे ज़मीन पर एकदम जोर से दबाने लग जाता है, जिससे जो हमारा यूडास होता है वो आता है किम के हाथों पे जंप करता है और एकदम गोली से स्पीड वो चला जाता है असैसिन की तरफ। उसके बाद यार जो यूडास होता है वो जितने भी असैसिन उसके सामने आते हैं उन सबको कभी किसी के गले, किसी के पीठ, किसी के पेट, सबको बहुत तेज़ी से मारते हुए आगे बढ़ता रहता है। और बीच में डायलॉग भी मारता है, कहता है कि अगर ज़मीन पर पैर रखने के कारण मेरी गति स्लो हो रही है तो फिर मैं इस छोटे से ज़मीन पे अपना पैर ही नहीं रखूँगा। ऐसा कह के जितने भी बी रैंक के हंटर्स होते हैं उन सबका सफाया कर देता है जो यूडास होता है वो। और जो डोंगो ब्रदर्स होते हैं वो सोचते हैं ओ माय गॉड, आखिर ये क्या हो रहा है, इतनी तेज़ी, इतनी स्पीड, बाप रे। जो किम होता है वो भी अपने मन में सोचते हैं ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसने सभी हथियारों से बचकर जितने भी बी रैंक के हंटर्स हैं उन सबकी हाथ और पैर को तोड़ दिया है। इतने समय में ही एक बी रैंक का हंटर्स अपने मन में कहते हैं लानत है मुझ पे, मुझे सबसे पहले इस कमज़ोर दिखने वाले कमीने को मारना होगा। इतना कहकर वो बड़ी तेज़ी की स्पीड से जो किम होता है उसके साइड बढ़ने लग जाता है। और जो किम होता है वो अपने मन में सोचता है राफेल यह सब देख रहा है, अगर मेरी पहचान को उसे पता चल गया तो ये सब चीज़ खत्म हो जाएगा, आखिर मैं अब करूँ क्या, ओह मुझे मिल गया। फिर जो हमारा किम होता है वो जो ब्रदर्स होते हैं उनकी तरफ दौड़ने लग जाते हैं, जिससे एक ब्रदर्स क्या कहता है, 1 मिनट रुक भाई, तू हमारी तरफ क्यों बढ़ रहा है, वही अंकल, पंपकिन अंकल आप तो लड़ सकते हैं ना। दूसरा भाई कहता है नहीं नहीं अंकल यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, अरे देखो उस तरफ, वो सच में इस तरफ आ रहा है। और दोनों भाई कहते हैं अब तक आपके साथ लड़ना एक बहुत खुशी की बात रही है मिस्टर पंपकिन, अब चलो स्वर्ग में मिलते हैं भाई। और जो यूना होती है अपने मन में सोचती है अरे धत तेरी की। फिर जो असैसिन होता है वो फिर से हंसने लग जाता है और कहता है ओह तो तुम इन बच्चों के पीछे छुप रहे हो, क्या पागलपन कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारे साथ इन दोनों कमीनों को भी मार डालूंगा, मैं यहाँ बस आज तुम तीनों को मार डालूंगा। इतना कहकर वो सामने देखते हैं, सामने वो कुछ देखते हैं तो शौक हो जाता है। और जो हमारा किम होता है वो दोनों भाई के बीच में होता है, और जो असैसिन होता है वो अपने मन में सोचता है वो आखिर भाग भी नहीं रहा है और नहीं वापस छुप रहा है। और जो किम होता है वो उसको पैर को ज़मीन पे दबा देता है, उसके बाद उसको बहुत सारी ढेर सारे मुक्कों की बौछार कर देता है। यहाँ पर जो हमारा किम होता है वो, ये क्या बकवास है, क्या सचमुच इतना ताकतवर आदमी है, नकाब के पीछे छुपा हुआ आदमी, सच में ये लेवल डी का हंटर इतना ज़्यादा पावरफुल है। फिर जो दोनों होते हैं वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और एक ब्रदर्स कहता है नहीं नहीं पंपकिन अंकल क्या आप ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर यूडास अपने मन में सोचता है तो वहाँ पास गया जहाँ पर CCTV नहीं है और ऐसा दिखा रहा है जैसे कि वो फिसल के गिर गया वहाँ पास। आखिर डी रैंक का हंटर एक बी रैंक के हंटर्स को कैसे संभाल सकता है, क्या सच में जो पंपकिन मैन है जैसे मैंने सोचा क्या वही है। फिर जो यूना होती है वो सबको कहती है यह समय ध्यान भटकाने का नहीं है, अगर यही हाल रहा तो हम सब मर जाएंगे, हमें जितने भी डी रैंक के हंटर्स और जितने भी बाकी लोग हैं उन लोग को इकट्ठा करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। फिर जो सीन होता है वो शिफ्ट होते हैं एक रूम पे, जहाँ पर एक बंदा आते हुए कहता है मालिक मालिक हमने जितने भी लेवल बी रैंक के हंटर्स को भेजे थे उन्हें किसी ने मार गिराया। जो हेड होता है वो कहता है क्या यूडास के अलावा और कोई वहाँ है। और जो नौकर होता है वो कहता है हमने जितने भी बी रैंक के हंटर्स को वापस भेजा था सबके सब मारे गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़मीन है उसी की वजह से उन लोगों ने उसे हरा दिया होगा। उसके बाद उन्होंने एक फ्लेयर फायर किया, ऐसा लगता है कि वो बाकी तमाम हंटर्स को इकट्ठा करके वहाँ से भागने की योजना बना रहे हैं। क्या यूडास हमें धोखा दे रहा है, क्या धोखा, मुझे नहीं लगता कि जो यूडास है वो हमें धोखा देगा। यूडास 9 ड्रैगनों का देवता है जो कि पूरे महाद्वीप पर शासन करता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ये हेड होता है और जो बंदा होता है वो यूडास होता है। और जो हेड होता है वो कहता है क्या तुम मुझे कभी धोखा दोगे क्या। जो यूडास होता है वो कहता है नहीं मैं कभी नहीं दूंगा। फिर वापस सीन प्रेजेंट में होता है और जो हेड होता है वो कहता है तो मैं बस देखता रहूँगा कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, क्या सब ठीक है। फिर जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है, एक बंदा कहता है बिल्कुल यार मैं तो लगभग मर ही गया था, हमें जल्दी से इस आइलैंड से बाहर निकलना होगा। टीम अपने मन में सोचता है ये सही है, अच्छा यही होगा कि हमें इस आइलैंड को जल्द से छोड़ देना होगा इससे पहले कि कोई बड़ी मुसीबत हमारे सामने आ जाए। फिर जो यूडास होता है अपने मन में कहता है मुझे पीटर को ढूंढना ही होगा। और पीटर अपने मन में सोचता है ये बंदा अभी भी पीटर की तलाश कर रहे हैं, वो ऐसी स्थिति में भी पीटर को ढूंढना चाहता है। फिर यार जो यूडास होता है अब धीरे धीरे सीरियस होता है और वो कहता है पीटर वास्तव में कहाँ है, जब से मैं यहाँ आया हूँ वो अपनी पहचान छुपा रहा है, भले ही वो अपनी पहचान छुपा लेकिन अपनी योग्यता को कैसे छुपा सकता है। कुछ बंदे हैं जिन पर मैं नज़र रख रहा हूँ, जैसे जियोंगटी जिसके पास लेवल डी से बड़ी ताकत है, उसका लेवल डी है लेकिन उसने बी रैंक के हंटर्स को मार गिरा है। इतना शक्तिशाली व्यक्ति आखिर डी रैंक पर क्यों छुपा होगा, ऐसा हो सकता है क्या कि ये पीटर से जुड़ा हुआ हो। फिर यार जो यूडास होता है वो बड़ी फनी स्टाइल से बोलते हैं सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि मैंने शुरू से ही मिस्टर पंपकिन जियोंगडी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। यह उतना ही अजीब नहीं लगता जितना आप इसके बारे में सोचते हैं। पंपकिन जियोंगडी और सबसे नीचे रैंक किम सुंगू, और हाँ ये दोनों अभी तक मुझे एक साथ दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तो यार मुझे लगता है कि तुम पीटर से जुड़े हुए कुछ व्यक्ति हो। जो किम होता है वो कहता है ये क्या बकवास है। तो मिस्टर पंपकिन आप अपना मुखौटा खुद उतारेंगे
या मैं कुछ मदद करूँ इसमें? जो कीम होता है वो कहता है क्या होगा अगर मैं इसे न उतारूँ तो? देखो तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। नहीं तो मुझे सीरियस होने पर मजबूर मत करो, नहीं तो मैं इसे खुद ही उतार दूंगा। तो यार अब इसी के साथ ये चाहते ठीक है मत उतारो, लेकिन मैं इसे उतार दूंगा अपने हाथों से। फिर हमें इस चैप्टर में दिखाया जाता है जो हमारा पीटर होता है वो कहता है अपने मन में मैंने इसे झांसा दिया था, लेकिन फिर भी मैं सब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका हूँ और जितने भी हत्यारे हैं भड़कने के कारण सब यहाँ एकत्र हो चुके हैं और हर कोई मुझे ही देख रहा है। वहाँ सीसीटीवी भी है जिसके माध्यम से जो राफेल है वो मुझ पर नज़र रख रहा है और देखा जाए तो चारों तरफ से मैं यहाँ पर घिर चुका हूँ। मुझे आखिर करना क्या चाहिए यहाँ पास? और जो हमारा थेडियस होता है वो कहता है तो मिस्टर पंपकिन आखिर तुम सोच क्या रहे हो? ऐसा करके बहुत तेज़ी की स्पीड से चला जाता है और कहता है तो फिर अब मरो, और बहुत ज़्यादा ही खतरनाक अटैक कर देता है जो कीम होता है उसके ऊपर, और इसका इम्पैक्ट देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा ही तेज़ था। और जो थेडियस होता है वो कहता है मुझे यकीन था मैं उसे लात मार सकता हूँ, लेकिन वो आखिरी समय में मुझे चकमा दे गया। मैं जानता था मेरे भाई कद्दू कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और यार आसपास के जितने भी बंदे थे उसी आवाज़ आती है एक तोप चलने की, जिसके कारण ये हड़बड़ा जाते आखिर ये क्या सुनाई दिया हमें। और जो तोप चलने की आवाज़ थी वो भाई थेडियस की स्पीड थी। और जो हमारा कीम होता है अपने मन में सोचता है सिर्फ एक हमले से चारों ओर की हवा बदल गई, सिचुएशन पूरी बदल गई, मैं पंपकिन बनकर अपनी पूरी ताकत का यूज़ नहीं कर सकता। और उससे भी बड़ी बात यह है अगर ये मैच जितना लंबा चलेगा मेरे लिए नुकसानदायक होगा, तो मुझे सब जल्दी करना पड़ेगा। इसलिए वो अटैक करने चला जाता है थेडियस की ओर। थेडियस कहता है तुम तो सामने से अटैक कर रहे हो। और जो कीम था उसने ज़मीन पर जोर से लात मार दी होती है जिसके कारण धूल ही धूल उड़ जाता है। जो थेडियस होता है वो फिर कहता है वो ये तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प था। उसके बाद जो यहाँ का जगह होता है वो पूरा मतलब रेत से भर गया होता है, जिससे थेडियस कहता है नाइस, उसने अपने आप को छुपाने के लिए रेत उछाली। और आखिर वो कहाँ से अटैक करेगा? और जो हमारा कीमत है पीछे से अटैक करते हुए कहते हैं तो चलो अब इसे जल्दी खत्म करते हैं। और आसपास के जितने भी हंटर्स थे वो कहते हैं क्या ये सच में डी रैंक वाले हंटर है? तो एक लड़का कहता है हाँ ये शायद ए रैंक के हो सकते हैं। और एक लड़की कहती है मैंने इसे बहुत समय पहले देखा है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ए रैंक के हंटर के बीच लड़ाई हुई होती है, उसके बारे में बताया जाता है। उस स्थान पर तो सांस लेना भी कठिन हो गया था और मेरे मन में सिर्फ वही विचार आता है कि मैं कभी भी इन जैसा नहीं बन पाऊंगी। ऐसा जो लड़की होती है वो बता रही होती है, तो बगल वाला पूछता है तो तुम ये कह रहे हो कि ये दोनों उनके जैसे हैं? तो जो गर्ल होती है वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये जो दोनों बंदे दिख रहे हैं ये तो उनसे बहुत ज़्यादा ही आगे है। यूना अपने मन में सोचते हैं वहाँ सीसीटीवी सहित बहुत सारे लोग देख रहे हैं, शायद किम अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिखा पाएगा यहाँ पास, और आखिर वो प्लान क्या बना रहा है यहाँ पास। बट एट द एंड मैं फिर भी खुश हूँ। और यूना अपने मन में सोचती है जब मैंने मिस्टर बटरफ्लाई को देखा तब मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और वो बहुत ज़्यादा ही डरावना और खौफनाक था, लेकिन मुझे पता है उसका अपोनेंट किम है जो कि बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली है बटरफ्लाई से। फिर सीन शिफ्ट होता है इन दोनों की ओर, जिसमें जो हमारा किम होता है वो जो थेडियस होता है उसको बहुत मार रहा है। थेडियस कहता है अरे तुम सच में पागल हो गए क्या, मेरी स्किल मुझ पर आजमा रहे हो? किम कहता है क्या कहा, एक जैसा नहीं है ये क्या कहते हैं। जो किम होता है वो अपनी दूसरी लात से थेडियस के ऊपर एक जोर से हमला कर देता है, जिससे जो थेडियस होता है वो गोली की स्पीड से भी तेज गिरने लग जाता है। और किम कहता है ये तकनीक को मैंने सुधारा है। और बाकी जितने भी बंदे थे वो सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या सच में इसने हरा दिया? क्या पंपकिन बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है, इसने नाइट बटरफ्लाई को हरा दिया है? बगल से आवाज़ आती है मुझे तो यह भी नहीं पता कि अभी मैंने देखा क्या। फिर धुएं से आवाज़ आती है वो तुम मुझे सरप्राइज़ करना कभी नहीं छोड़ते। देखा जाए तो पंपकिन तुम सचमुच यार बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो। ये बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार है, इतने मजबूत व्यक्तियों से मिलना ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। लेकिन क्या मैं तुमसे पहले और भी मिल चुका हूँ? किम कहता है सच में बहुत अजीब बात है, वो अभी भी अपनी फुल पावर को शो नहीं कर रहे, बट आखिर ऐसा क्यों? तो अगर तुम इसी डर से मेरे साथ फाइट करोगे तो तुम सच में हार जाओगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, लगता है अब मुझे अपनी असली पावर दिखानी पड़ेगी। लेकिन सच बताऊं तो यार मेरे लिए भी अपनी शक्ति को इतना कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर सामने बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति आ जाए तो फिर अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और जो थेडियस होता है वो अपना सनग्लास नीचे कर देता है और जो किम होता है वो कहता है क्या, मैंने तो आज से पहले ऐसी हरकतें किसी की नहीं देखी। और जो थेडियस होता है वो अपना जो भी पोजीशन में है उस पोजीशन में आने लग जाता है और कहता है भले ही अब तुम मुझे भीख मांगोगे मुझे छोड़ दो करके, फिर भी मैं तुम्हें अब जाने नहीं दूंगा। और यार बंदे का ऑरा बहुत ज़्यादा ही खतरनाक था, क्योंकि तुम ही चाहते थे ना कि मेरी असली पावर को दिखना, तो अब देखो मेरी असली पावर। इतना कह के यार जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है राफेल की तरफ और वो कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि वो यहाँ ही होगा, एक डी रैंकर जो कि डी रैंक का है ही नहीं। मैं इस मुखौटे को उतार दूंगा और पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि आखिर इसके पीछे कौन है। और जिसका सबॉर्डिनेट होता है वो कहते हैं लेकिन बॉस अगर वो सचमुच पीटर हुआ तो क्या थेडियस खतरे में नहीं होगा? आई थिंक हमें बैकअप भेजना चाहिए। और जो राफेल होता है वो कहते हैं ओह तो तुम्हें क्या ये पसंद है रेस वगैरह वगैरह? सॉरी आपका मतलब क्या भागने से? हाँ तुमने सही सुना। क्या होगा यदि कोई एथलीट स्टार्टिंग गन की आवाज़ सुन ले और 0.1 सेकंड के बाद दौड़ना शुरू कर देता है? सबॉर्डिनेट होता है वो कहता है मेरे ख्याल से सजगता बहुत अच्छी होनी चाहिए। बट जो राफेल होता है वो कहते हैं नहीं, वे बंदूक की आवाज़ सुन करने गए, उन्होंने भविष्यवाणी की इसकी पहले से, क्योंकि मनुष्य 0.1 सेकंड से कम नहीं हो सका। इसका मतलब तुम समझ रहे हो जो थेडियस है उसकी शक्ति क्या है? ऐसा कहने में कोई गलत नहीं है कि जो थेडियस है वो इंसान नहीं है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है पीटर की ओर, वो कहता है इससे पहले ये अपना हथियार निकाल कर मुझे
उजागर करे उससे पहले मुझे सावधान रहना होगा। फिर इसी समय यार जो थेडियस होता है वो बहुत तेजी की स्पीड से आगे बढ़ता है और कहता है ये है फर्स्ट, अटैक कर देता है और कहता है आज तुम्हें मरना होगा मेरे पंपकिन ब्रो। इतना कहकर बहुत तेजी की स्पीड से पीटर की ओर हमला कर देता है। पीटर मन में सोचता है वह तेज है, वह पहले से बिल्कुल ही अलग है, लेकिन मैं अपने जवाबी हमले से इस पर काबू पा सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है राफेल की ओर। वो कहता है कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि थेडियस की जो गति है वो एकदम जीरो है। मतलब समझो कि यार जो थेडियस है ना वो 1 सेकंड की कम की स्पीड से जो पीटर है उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। और होता भी ऐसा ही है, जो थेडियस होता है वो पीटर के एकदम मेन पॉइंट को मारता है, जिसके कारण से जो पीटर होता है वो कुछ नहीं कर पाता। पीटर अपने मन में कहता है अरे ये क्या था, जैसे मैंने हमला करते देखा उसने मुझ पर फिर से दोबारा हमला कर दिया। और जो थेडियस होता है वो कहता है अरे पंपकिन ब्रो अभी तो रुक जाओ, अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत ही की है। और भाई यहाँ पर जो थेडियस होता है यार वो पीटर की फाड़ के रख देता है। मतलब देखो कितने गंदी तरीके से इसको धोरा होता है। और हमें आवाज़ आती है ये है थेडियस, जो कि है कॉलम का देवता। थेडियस कहता है भाई पंपकिन तुम्हें तनाव में आना होगा, क्योंकि मेरे 888 स्किल को रोकने के लिए 365 दिन पर्याप्त नहीं होंगे। और हमें बताया जाता है जो एक कॉलम तकनीक होती है उससे बचना या चकमा देना बहुत ज़्यादा ही असंभव होता है। और जो पीटर होता है उसके अगल बगल 360 डिग्री में पूरा हाथ पैर जितना भी पंच वंच जो है सब रेडी हो जाता है और पीटर को बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है यहाँ पास। तो यार एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, तो क्या होगा जब लुगिसम का जेम्स ली और हमारा थेडियस अगर दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट हो जाए, तब कौन जीतेगा आप मुझे कमेंट में बताना। और तुम्हें अगर वीडियो चाहिए तो भी बताना। बैक टू टॉपिक। और जो थेडियस होता है वो कहता है 100 त्वरित वार उसका हमला का नाम होता है, जिससे जो हमारा पीटर होता है वो बड़ी दूर जाके गिर जाते हैं, जिसके कारण उसके कपड़े वपड़े सब फट जाते हैं। और जो यूना होती है वो देखकर हैरान हो जाती है आखिर ये सब कैसे हुआ करके। और ये दोनों भाई होते हैं वो भी कहते हैं क्या क्या मिस्टर पंपकिन मर गया है। जो थेडियस होता है वो कहता है सच में वो अभी भी कुछ तो छुपा रहा है। पीटर अपने मन में सोचता है मैं हिल नहीं सकता, और जितना मैंने सोचा था वो बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली है। और ये सब थेडियस को बोल रहा होता है सच में यार कद्दू के रूप में लड़ना असंभव है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं विकलांग हो चुका हूँ, लेकिन मैं इस स्थिति में भी राफेल को अपने बारे में नहीं बता सकता, तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और जो हमारा थेडियस होता है वो कहता है ठीक है अब इसे उतार भी दो, क्या पहन लगाया हो। पीटर अपने मन में सोचता है ये तो बहुत बुरा है, आखिर मुझे क्या करनी चाहिए इस स्थिति को रोकने के लिए। उसी समय पीछे से आवाज़ आती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। और ये बोलने वाली कोई और नहीं होती, ये होती है यूना। और वो कहते हैं इसके पास कोई अपने कारण है जिसके कारण ये मास्क नहीं उतार रही है, और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी हम लोग की मदद कर रहा था। और अपने मन में सोचती है मुझे इसकी सुरक्षा करनी भी है किसी भी हाल में, क्योंकि अगर ये नहीं रुका तो किम की पहचान हो जाएगी। जो थेडियस होता है वो कहते हैं ओह ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, लेकिन मुझे माफ़ करें अगर तुम यहाँ से नहीं हटोगे तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है तुम्हें मारने के सिवाय, मैं तुम्हें अभी भी मार सकता हूँ। इसके रिप्लाई में जो यूना होती है वो कहती है मुझे कोई परवाह नहीं है, यदि तुम रुकोगी नहीं तो मुझे ये करने पे मजबूर मत करो। और ये निकाल लेती है जो भी इसकी वेपन है उसको निकाल देता है। और यार जो थेडियस होता है वो यार पलक झपकने की स्पीड से क्या हमला करता है हमें दिखाई नहीं जाता, बस जो यूना होती है वो ज़मीन पर गिर जाती है। और वो सोचती है कि मैं हिल नहीं पा रही हूँ, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, आखिर वो इतना तेज कैसे है। फिर जो थेडियस होता है वो पीटर के पास पहुंच जाता है और कहता है ओह तो अब मुझे कोई नहीं रोकेगा है ना। इतना कहते हैं कि साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। जो राफेल होता है वो भी कहता है लास्ट में मैंने पीटर को आखिरकार पकड़ ही लिया, जल्दी करो थेडियस इसे उतारो जल्दी उतारो। वैसे भी अब पीटर के पास और भी कोई डिसाइबल नहीं होगा मदद करने के लिए, थेडियस जल्दी करो। फिर यार जो थेडियस होता है वो आखिरकार मास्क को हटा देता है और कहता है अपने आप को दिखाओ पीटर के डिसाइबल। और बगल से जो यूना होती है वो चिल्लाती है नहीं ऐसा मत करो। फिर यार इस समय दोनों के दोनों किसी चीज़ को देखकर शौक हो जाते हैं। उधर जो राफेल होता है वो भी देखकर शौक हो जाता है, और जो बंदा होता है वो पीटर नहीं होता है, वो होता है साइमन। और जो थेडियस होता है वो कहता है अरे अरे भाई साइमन तुम कैसे यहाँ पास हो, यहाँ पास तो पीटर को होना चाहिए था, लेकिन तुम कहाँ कैसे आ गए यहाँ पास। और जो राफेल होता है वो कहता है क्या साइमन, आखिर साइमन वहाँ क्या कर रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पास पीटर होना चाहिए था, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और पीछे से इसका जो सबऑर्डिनेट होता है वो चिल्लाते हुए आता है और कहता है बॉस बॉस कुछ हुआ है क्या, तो मुंह बंद क्यों रखा है तू, जल्दी से बक क्या हुआ है। बॉस वो पीटर आ गया है और वो ग्लोरी में घुसपैठ कर रहा है। तो यार इस चैप्टर में यही तक है। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो कागेयू होता है वो कहता है पीटर को आपको वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए, वहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा ही खतरा होगा। अगर वहाँ पास आपका कोई डिसाइपल पहुँच जाए तो आपका जो पहचान है उसे निकालने के अलावा आपके पास और कोई भी रास्ता नहीं होगा, इसलिए आप मुझे ले जाओ। इसके जवाब में पीटर कहता है मैं कागेयू बन जाता हूँ। और जो कागेयू होता है वो कहता है मतलब मैं समझा नहीं। फिर जो पीटर होता है वो हमें बताता है डी रैंक का भेष धारण कर और द्वीप पर चले जा, जब सही समय आएगा तब मैं तुम्हें इशारे से बता दूंगा। और जो पीटर होता है वो कागेयू से कहता है देखो तुम डी रैंक हो, तुम किसी भी बड़े रैंक वाले से सीधे मुठभेड़ मत कर लेना। कागेयू फक्र से कहता है टीचर मैं किसी को भी हरा सकता हूँ मेरे साबित खून के साथ। पीटर रोकते हुए कहता है इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्या तुम ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कागेयू ग्लोरी का शिष्य हूँ। कागेयू कहता है नहीं टीचर ऐसी बात, लेकिन अगर हम स्विच भी कर लें तो इसकी क्या गारंटी कि पीटर इस द्वीप पर है कि नहीं है। पीटर कहता है इसके लिए मेरे पास एक अलग से टेक्निक है। कागेयू कहता है और इस तरीके से मैं डी रैंक किम सुंगू की संदेह पूरी तरीके से गायब कर दूंगा। और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जो थेडियस होता है वो एकदम हैरान परेशान होता है और
कागे को कहते हैं अरे भाई साइमन आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और पीटर कहाँ पास है। और जो कागे होते हैं वो कहते हैं सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। और पीछे से किसी की आवाज़ आती है कि आप इतने उत्सुकता से आखिर किसे ढूंढ रहे हो। और ये कोई और नहीं होता, ये हमारा पीटर होता है, जिसे देखकर थेडियस कहते हैं ब्रदर 336। और थेडियस अपने मन में सोचता है रुको ये तो और भी ज़्यादा जटिल होते जा रहे हैं। क्या मिस्टर पंपकिन और ब्रदर 336 क्या दोनों एक सेम व्यक्ति नहीं थे क्या। फिर जो थेडियस होता है यार वो माफ़ी मांगता है, अरे ब्रदर मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया था। अरे भाई साइमन क्या आप फिर से डी रैंक से शुरुआत कर रहे हैं, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि मैं साइमन हूँ करके। लेकिन ये बात कितनी अजीब है, आखिर ब्रदर 336 के साथ क्या हो रहा है। उसका चेहरा तो मैंने देखा था पूरे खून से लथपथ था, आखिर उसने ये सब आखिर किया कैसे। सच में यार मैं जितना भी इसके बारे में सोचता हूँ ये उतना और ज़्यादा कठोर होते जा रहा है। लगता है जो खून बहा था वो मुझे जानबूझकर मूर्ख बनाने के लिए बहाया गया था। फिर जो थेडियस होता है वो कहता है अरे भाई साइमन मेरा इंतजार करो, आखिर तुम इतने परेशान क्यों, क्या मैंने बहुत ज़्यादा मार दिया। अरे रुको ना एक साथ चलते हैं। अरे यार एक बात बताओ, मुझे जो थेडियस है यार वो बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि जो पीटर है वो इसे ना मारे। बैक टू टॉपिक, जो ब्रदर्स होते लोंगो ब्रदर्स वो कहते हैं अभी हमने क्या देखा, ये सब सिर्फ एक शरारत था। पीछे से किम की आवाज़ आती है, वो कहता है क्या सब चीज़ ठीक है। रिप्लाई में ये लोग कहते हैं अरे किम तुम्हें हमारे पीछे रहना चाहिए था ना, देखो अभी क्या से क्या हो गया, चलो आप इस खतरनाक द्वीप से निकलते हैं। पीछे से जो यूनो होती है वो कहती है एक दिन किम तुम दोनों को जरूर पीटेगा। इसके साथ हमें बताया जाता है कि जो डेथ आइलैंड का परीक्षण था वो खत्म हो गया और जितने भी बचे हुए D9 के हंटर थे उन्हें सुरक्षित उसके द्वीप पर छोड़ने चले गए। और फिर हमें रियल पंपकिन मैन को दिखाया जाता है जो कि देखने से लग रहा था कि उसकी भरता पानी बहुत अच्छी तरीके से हुई है। और वो एक चीज़ देख के हैरान हो जाता है कि उसके पास इतने सारे कार्ड हैं। वो सोचता है अरे मैं पास हो गया। फिर सेंट पीटर की ओर शिफ्ट होता है, वो कहता है यह बहुत मज़ेदार था राफेल, आपका जो खेल होगा वो मेरा होगा। और सिन फिर राफेल की ओर शिफ्ट होते हैं, उसका सबऑर्डिनेट आके कहते हैं बॉस पीटर ने ग्लोरी पर हमला कर दिया है। क्या पीटर ने हम पे हमला कर दिया, क्या तुम श्योर हो, कोई गलती तो नहीं हुई है। हाँ बॉस वह असली था, वो ग्लोरी क्लब की अंतर्राष्ट्रीय शाखा पे हमला कर दिया है। फिर जो पीटर होता है उसे दिखाया जाता है जो कि सबको मार रहा होता है। और जो सबऑर्डिनेट होता है वो कहते हैं पीटर कोवलून हेल में दिखाई दिया है, जिससे जो बॉस था वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। क्या कहा तूने अभी कोवलून हेल। जी हाँ बॉस आपने सही सुना, आप उधर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। फिर हमें एक बंदे की आवाज़ आती है, वो कहता है वह बेवकूफ़ कमीना कहीं का, वो बच नहीं सकता हमसे, भले ही तुम पीटर क्यों ना हो, लेकिन तुम एक बूढ़े और कैंसर से ग्रस्त मरीज हो। अगर तुम्हें सच में एक आराम सी मौत चाहिए तो अपना आत्मसमर्पण कर दो। पीछे से आवाज़ क्या लगता है मैं ऐसी गली में चला गया जिसका अंत बंद है, तुम्हें क्या लगता है आखिर मैं यहाँ पास क्यों आया हूँ। ये बंदा अपने मन में सोचता है यह जानबूझकर हमें इस गली में लाया है। फिर जो पीटर होता है वो इन सबको कहता है क्योंकि मैं तुम सभी को एक जगह इकट्ठा कर सकता हूँ। इतना कहते ही जो पीटर होता है वो चला जाता है मारने सबको, और जितने भी बंदे आते हैं सबको अपने जो कटाना है उससे काट पीट रहा होता है, सबको मार रहा होता है। कोई कहता है ऊपर देख, कोई कहता है पीछे देख। बट जो हमारा पीटर होता है वो सबका गर्दन हाथ पैर सब चीज़ काट रहा होता है। और ये सब जो राफेल होता है वो अपने CCTV कैमरे की मदद से देख रहा होता है और कहता है सच में पीटर ने तो कोवलून को हेल में बदल दिया है। और गुस्से से चिल्ला के कहते हैं नहीं कोवलून को हेल में नहीं। और सीन सिर्फ पीटर की ओर होता है। फिर वो अपना जो मास्क होता है उसे निकालता है। फिर हमें पता चल जाए ये पीटर ने, ये तो डिसाइबल साइमन है जो कि पीटर का रूप लेके यहाँ ग्लोरी पे हमला करने आया है। और ये बताता है तुमने कहा था पीटर इस जगह पे बहुत बदबू आती है। जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है पास में साइमन की तरफ और वो कहता है क्या सच में तुम लोगों ने अपना पक्ष बदल लिया है। आखिर ये व्यक्ति अभी तक यहाँ पास क्या कर रहे हैं, इसको देखकर मेरा जो खोया हुआ दाहिना हाथ है वो बहुत ज़्यादा धड़क रहा है इसे मारने के लिए। और जो ये फीमेल गर्ल होती है वो कहती है अरे रुको सीनियर रुको, मैं भी इससे बहुत नफरत करती हूँ। पहले मेरी बात सुनो, इसका एक कारण है। जो हमारा साइमन हो तो अपनी कटाना निकालते हुए कहता है मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं, मुझे किसी की एक्सक्यूज़ नहीं सुनना है। क्या आप सच में सोचते कि ये हम में से एक है। और गुस्से से कहता है आओ ग्लोरी के घोष ब्लेड, इससे पहले कि तुम्हारा खून फर्श पर गिरे मैं तुम्हें बीच से काट डालूंगा। इतना सुनकर जो कागे होता है वो तेजी से इसकी ओर आगे बढ़ने लग जाता है और जो साइमन होता है वो भी अपनी कटाना के साथ रेडी हो जाता है। बट एक चीज़ देखकर वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। जो हमारा कागे होता है वो उससे आई एम सॉरी करके माफ़ी मांगता है, जिसको साइमन को ऐसी उम्मीद नहीं थी। बट जो कागे होता है वो कहता है मैं सच में दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे, इसलिए आप मेरा एक हाथ को काट सकते हैं। जो जैसे मैंने आपका दायां हाथ काटा है उसी प्रकार से आप मेरे इस हाथ को काट सकते हैं। फिर जो साइमन होता है वो कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम एक याकुजा हो और तुम तो सौदी करने में बहुत पारंगत हो। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा सब मुझसे कहोगे तो मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। ऐसा जो फीमेल होती है वो जोर से चिल्लाती है नहीं सीनियर ये हम लोग के प्लान में सच में एक हिस्सा है, ऐसा मत करना। और जो कागे होता है वो भी अपने मन में ले लेता है कि अब जो मेरा राइट हैंड है वो नहीं रहेगा। बट जो साइमन होता है वो अपने मन में सोचता है ये आदमी अपने हाथ को नहीं हटा रहा है, उसे इससे बचने का कोई भी इरादा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये सच में अपना हाथ है वो कटवाना चाह रहा है। और कहता है अपना हाथ दूर रखो और इसे मरते दम तक याद रखना, अब से वह तुम्हारा हाथ नहीं है और अब से ये हाथ पीटर को बिलोंग करता है। फिर जो आगे होते हैं वो कहते हैं मैं जीवन भर उसकी सेवा करूंगा। जो साइमन होते हैं वो कहते हैं ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। और जो गर्ल होती है वो कहते हैं हाँ हमने जो खून खराबा उसे टाल दिया बट मेरा फर्नीचर उसका क्या। तो सामने देखते हैं जो आगे होते हैं वो कहता है अब से मैं एक वरिष्ठ नागरिक के रूप में आपसे संबोधित करूंगा और आपकी सेवा करूंगा। जो साइमन होता है वो कहता है ये ठीक है, हमारी उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं देखते हुए मैं तुम्हारा चाचा बनने के लिए सुटेबल हूँ। गर्ल होती है वो अपने मन में सोचते हैं क्या ये सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। और जो हमारा साइमन होता है वो कहता है
हाँ बट मेरे पीठ में बहुत खुजली हो रही है। वो जो खागे होते हैं वो कहता है अच्छा अंकल मैं इसे आपके लिए खरोच दूँ क्या। फिर जो सीन होता है वो कुछ समय बाद होता है। ये जो फीमेल होती है वो कहती है वो सच में डिसेबल थेरियस है क्या। और जो कागे होता है वो कहता है जी हाँ वो सच में डिसेबल थेरियस ही है। पीटर को देख के कहती है तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ। हाँ पीटर कहता है मुझे तो पहले से भविष्यवाणी पता थी इसकी। वो जो राफेल है वो कम से कम एक डिसेबल को तो वहाँ जरूर ही भेजेगा। तो आपने साइमन को कौलून हेल में आखिर क्यों भेजा। साइमन होता है वो हमें बताता है दूसरों को ढूंढते समय मुझे पता चला कि राफेल कुछ तो छुपा रहा है कौलून में। जैसा कि साइमन ने कहा कौलून हेल में अराजकता का स्थान राफेल कुछ तो छुपा रहा है वहाँ। तो यह एक ऐसी चीज़ होगी जो कभी नहीं मिल सकती। तो ये ऐसी है क्या जो राफेल की कमजोरी ऐसा कुछ। हाँ हो सकता लेकिन इसका मतलब यह है कि एक सीधी लड़ाई है। भले ही आप पीटर हो या कठिन होगा वर्तमान महिमा का आकार उस समय से भिन्न है जब फादर गैब्रियल थे। वे आप पर और अधिक कठोर प्रहार करने वाले हैं। पीटर कहता है हाँ मैं शुरू से ही जानता हूँ। तुम्हें पता है मैंने कभी भी इस लड़ाई को अकेले लड़ने की योजना नहीं बनाई थी। पीछे से आवाज आता है क्या आपका क्या मतलब है। पीटर कहता है जी मान जैसा आपने कहा वर्तमान समय में यहाँ ऐसे हैं जो अकल्पनीय रूप से मजबूत हैं। मेरे लिए काम करना कठिन होगा बट इसलिए तो मैं सहयोगियों को इकट्ठा करने की योजना बना रहा हूँ। तो यार यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो पीटर है वो थेडियस को नहीं मारेगा बल्कि दोस्त बनाएगा। तो यार होना भी ऐसा चाहिए थेडियस मरना नहीं चाहिए। वो बंदा बहुत अच्छा लगता है। पीछे से जीवान कहती है और वे होंगे कौन। साइमन भी कहता है जितने भी पुराने डिसाइबल थे हमें उनके बारे में नहीं पता वो जीवित भी हैं कि मर चुके हैं। पीटर कहता है ओह डिसाइबल तो तुम ही लोग तो हो। पीछे से साइमन कहते हैं आप मुझे अपने साथ आने दे रहे हैं जबकि मेरे पास तो केवल एक ही हाथ है। और कागेओ भी कहते हैं मैं मृत्यु पर्यंत आपका अनुसरण करूंगा। पीटर कहते हैं हाँ यह बूढ़ा आदमी जानता है कि मैं कितना महान हूँ। जो जीवान होती है वो कहती है तो तुम पीटर के शिष्य बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम में बहुत चालाकी भी है। और जो कागेओ होता है वो कहते हैं तारीफ के लिए शुक्रिया मैम। पीटर कहता है अब से राफेल और अधिक चौकन्ना रहेगा। और जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है राफेल की ओर जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अपने टेबल पे एक पंच मारता है और कहता है थेडियस से कहो कि वो तुरंत लौट आए। और कहता है पीटर को नर्क में उसे बता दो इस बार हम उस बूढ़े पीटर को छोड़ेंगे नहीं। फिर यार जो पीटर और उसकी जो गैंग होती है वो लोग अपना एंजॉय करते हैं बियर या शराब पी के। और फिर सीन शिफ्ट होता है थेडियस के ऊपर। वो अपने मन में सोचता है जल्द ही मिलेंगे पीटर। इसी के साथ यार ये चैप्टर यहीं पास खत्म होता है। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो राफेल होता है वो अपने सबऑर्डिनेट से कहता है चलो खुद को तैयार कर लेते हैं कॉन्गो ब्रदर्स जल्द यहाँ आने वाले हैं। उसका सबऑर्डिनेट बोलता है कॉन्गो ब्रदर्स क्या आप उसकी बात कर रहे हैं बट वो यहाँ क्या करने आएंगे। जो राफेल होता है वो कहता है बेसिकली डिसाइबल के पद के लिए। और पीछे से आवाज़ आती है जिसके कारण जो राफेल होता है वो कहता है हे भगवान मुझे लगता है कि वो लोग सच में मेरा दरवाजा तोड़ के ही मानेंगे। और पीछे से आवाज़ आती है कि आप हमें शिष्य बना रहे हैं। राफेल कहता है भाई लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं। बेसिकली मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा केवल एक शर्त पे और वो है कि तुम कॉन्गो ब्रदर्स मुझे पीटर का सर ला के दो। जो ब्रदर्स होते हैं वो कहते हैं वह वादा सुनिश्चित करें कि आप इसे बनाए रखेंगे बॉस क्योंकि शुरू से ही वह पद हमारा था। इतना कहते ही वो ब्रदर्स बहुत पास आ जाते हैं जिसके कारण इसका जो सबऑर्डिनेट होता है वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी दूर हट जाओ बॉस से। बट उसमें क्या एक ब्रदर क्या कहता है अरे तुम तो बंदूक का उपयोग कर रहे हो। जो बंदा रहता है वो हैरान हो जाता है और सोचता है आखिर ये डर क्यों नहीं रहा है क्योंकि मेरे हाथ में तो बंदूक है। और जो ब्रदर्स होता है वो कहते हैं सच तो यही है कि तुम बहुत ज़्यादा ही कमजोर हो क्योंकि तुमने गन पकड़ा है। इतना कहते हैं कि साथ उसका जो गन होता है उसे अपने हाथों से तोड़ देता है जो कॉन्गो ब्रदर्स होता है वो। और जाते जाते कहता है हम वापस जरूर आएंगे बॉस। और वो भी अकेले नहीं साथ में पीटर का सर भी साथ में लाएंगे। और जो राफेल होता है वो घिनौनी सी हंसी के साथ सोचता है कृपया बहुत जल्दी वापस आना अकेले नहीं पीटर के सर के साथ फिर मैं तुम्हें एक डिसाइबल बना दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एक बंदे की और जो कहता है तो क्या कोलूनट में कुछ छिपा है जहाँ इतनी ज्यादा सुरक्षा है। फिर जो कागे होता है वो कहता है बहुत समय पहले राफेल अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाया करता था। और जो जीवान होती है वो कहती है क्या एक कहानी। उन्होंने कहा कि दुनिया पर राज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है कौलून हेल। यदि वो योजना सफल नहीं हुई तो यह राफेल के लिए एक बहुत बड़ी चोट होगी। और जो जीवान होती है वो कहते हैं एक योजना मुझे यकीन है कि आप इस बारे में सब जानते हैं ना पीटर। हाँ ठीक है। पीछे से आवाज आती है और सीनियर मैं जानता हूँ कि आप अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन वहाँ कुछ भी हो सकता है आपको पता नहीं चलने देना कि आप एक बाहरी हो। एक अच्छा सा प्लान बना लो पहले से ही। पीटर कहता है हाँ मैं ये जानता हूँ यह मेरे लिए दूसरी प्रकृति है लेकिन मुझे नहीं पता कि दूसरे को यह पता है कि नहीं। क्या मतलब है आपका। नहीं कोई बात नहीं। जो साइमन होता है वो आगे से सूट वूट पहन कर आता है और कहता है क्या आपने अभी तक खाया है कि नहीं खाया। और पीटर भी कहता है क्या तुम दुनिया को बता रहे हो कि तुम एक विदेशी हो। और साइमन कहता है क्या मतलब आपका। हाँ जरूर आपसे मेरे बगल में खड़े मत होना। साइमन कहता है हर कोई सोचता है कि मैं यही का मूल निवासी हूँ लेकिन ब्रो मुझे सच में जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं लग रही है। क्या तुम कौलून हेल की सुरक्षा की बात कर रहे हो। हाँ मेरे वहाँ जाने के बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा और बढ़ा दी और उस दिन जानकारी खोजने की कोशिश करते समय मुझे यह महसूस हुआ कि हमारे अन्य भाई बहनों के बारे में वे अन्य स्थानों की तुलना में बाहरी लोगों के प्रति अधिक जागरूक थे। और जैसा आपने मुझे कहने को कहा था मैं पीटर के रूप में वहाँ पास गया था लेकिन वहाँ अराजकता फैल गई मानो वे घात लगा के बैठे थे। मुझे पता था कि वहाँ कुछ तो था। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लेकिन ये था कि वे वहाँ पर शैडो मैन है। पीटर कहता है वो महाद्वीप के दूत वे शैडो मैन। हाँ वही। उनकी तुलना नाथेलियन की टीम या सोमालिया की समुद्री डाकुओं से नहीं की जा सकती। वे अभी के समय में कौलून हेल का प्रबंधन करते हैं और वे महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ हथियार हैं जिन्हें ग्लोरी प्राप्त हुआ है। और इनके नेता हैं मिसाकू कॉन्गो और नारायण कॉन्गो और इन्हें
डिसाइबल के रूप में नामित किया गया है, इसलिए इनसे निपटना बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होगा। पीटर कहते हैं ओह ये तो अब और परेशान करने वाला है। पीटर चिल होके कहते हैं ठीक है तो ठीक है, अब समय आ गया, चलो चलते हैं। साइमन पूछता है क्या तुमने अभी मेरी बात सुनी नहीं? क्या ब्रो, वहाँ कोई रास्ता नहीं है जिससे हम कॉलोन हिल में एंट्री ले सकें, और जितने भी शैडो मैन है वो एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए हम भेस नहीं बदल सकते। पीटर कहता है किसने कहा हम भेस बदल कर जाएंगे? हम वहाँ अपने स्टाइल में जा रहे हैं। और जो साइमन होता है वो शौक रहता है क्या? और पीटर एटीट्यूड से कहता है और हम कोई भी पीछे से नहीं, हम लोग सामने गेट से जाएंगे। फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जो साइमन होता है वो कहता है क्या आपका मतलब आमने सामने लड़ाई से था क्या? और जो पीटर होता है वो कॉलोन हिल में जा रहा होता है और उसे एक सिक्योरिटी रोक लेता है और अपने बगल वाले से कहते हैं बॉस मुझे लगता है कि हमारे पास एक मेहमान है। और जो साइमन हो जाता है वो अपनी कटाना को बाहर निकाल लेते हैं मारने के लिए, बट उसी समय हो जाता है एक जादू। जितने भी वर्कर्स थे वो सब बॉस आपका स्वागत है करने लग जाते हैं। कहते हैं हम बॉस के छोटे भाई का दिल से स्वागत करते हैं। और भाई साइमन को देखो तो उसकी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सोचता है क्या आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? पीटर अपने मन में सोचता है साइमन मेरे लिए अंदर जाना कोई बड़ी समस्या नहीं है, ऐसा है क्योंकि ये यहाँ पास है। और जो थेडियस होता है वो कहता है अरे ब्रदर सोंगू आप आ गए? पीटर भी इसके रिप्लाई में कहता है हाँ आ गया हूँ मैं तो। तुम्हारा क्या मतलब है हाँ? तुम तो बहुत अजीब हो। पीटर कहता है मैं तो बस देख रहा था कि कैसी है ये जगह। अरे बस इतना ही, अंदर तो चलो, यहाँ पास बहुत सी अच्छी अच्छी जगह है, बताओ तुम कहाँ जाना चाहोगे पहले। और जो गार्ड्स होते हैं वो सोचते हैं आखिर वह कौन है कि बॉस उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और हमें उसके साथ बॉस जैसा व्यवहार क्यों करना चाहिए। एक गार्ड कहता है क्या वो वास्तव में एक गौरवशाली डी रैंकर है? लेकिन मुझे तो वो जिगलो जैसा दिखता है, उसे देखो उसका चेहरा निर्दोष है, क्या उसने कभी अपनी जान की बाजी लगाकर संघर्ष भी किया है? दूसरा बंदा कहता है अरे यार तभी तो वो डी रैंकर है, इसे छोड़ो। और वैसे भी जो बॉस है उसके पास कई वर्षों से कोई निजी शिष्य तो है ही नहीं। फिर यार हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जो थेडियस होता है वो सभी को कह रहा होता है मुझे आशा है कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे, मैं अब जा रहा हूँ। पीछे से आवाज आती है आखिर तुम अभी क्यों जा रहे हो, हमारे साथ चलो। जो थेडियस होता है वो कहते हैं मैं अभी भी बहुत सी चीजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे कुछ जरूरी काम आ गए, तो मैं आप सभी से अगली बार मिलूंगा। और अपने मन में सोचता है पीटर अभी कॉलोन हेल में है। और अचानक से एकदम ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और अपने दांत को दबाने लग जाता है। और जो हमारा किम होता है वो पीछे से देख रहा होता है और वो सोचता है अपने मन में मुझे यकीन है आखिर क्यों जा रहा है, वो जल्दबाजी में है क्योंकि कॉलोन हेल से जुड़ा हुआ है ना, लेकिन मैं उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता, बट मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या। फिर जो किम होता है वो चिल्लाता है हे टाइगर बटरफ्लाई। जो थेडियस होता है वो पीछे मुड़ता है और कहता है क्या ब्रो 336 क्या हुआ? किम कहता है मैं तुम्हारी मार्शल आर्ट्स को बहुत ज़्यादा ही प्रशंसा करता हूँ और मुझे भी एहसास हुआ कि मुझ में कितनी ज़्यादा कमी है, इसलिए मैं किम सुंगू आपसे ये मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। जो थेडियस ना क्या सीखना? और जो किम होता है वो अपने घुटने टेक देता है थेडियस के सामने और कहता है कृपया मुझे अपना एक स्टूडेंट के रूप में स्वीकार करें। और थेडियस से घूर कर देखने लग जाता है। और जो ब्रदर्स होते हैं वो कहते हैं मैं उसे उस प्रकार का व्यक्ति नहीं मानता था, कैसा स्वरवादी है, भले ही मैं मर जाऊं लेकिन टीचर भालू वही मेरे एकमात्र टीचर रहेंगे। थेडियस कहता है एक छात्र, आमतौर पर मैं छात्र नहीं लेता, बट ये बहुत मजेदार है। ठीक है क्योंकि मैं तुम्हें स्वीकार करने वाला हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ही उबाऊ हो, तो चलो इसे करें। इतना कहकर बहुत बैडे से अंदाज से कहते हैं मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा अगर तुम मेरे एक बाल का कतरा भी छू सको। और जो किम कहता है सच में यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। जो ब्रदर्स होते वक्त कहते आखिर किम करना क्या चाहता है, अगर वो सावधान नहीं रहा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर जो किम होता है वो यार बड़ी प्यार से उसके बाल को पकड़ लेता है, ये लो देख लो। और बाकी लोग तो हैरान हो चुके होते हैं, वो कहते हैं अरे यार बेवकूफ क्या तुम्हें सच में स्वीकार करेगा? और जो हमारा थेडियस होता है वो भी हंसते हंसते कहते हैं ठीक ठीक आखिर उसने ऐसा कर ही दिया, ठीक है तो फिर अब मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा ब्रदर 336। सीन प्रेजेंट की ओर शिफ्ट होता है। जो किम होता है वो कहता है ओह तो ये है कॉलोन हेल। और थेडियस कहते तो तुम पहली बार यहाँ पास आओ? मैंने इस जगह के बारे में पहले सुना बस, लेकिन ये अपने नाम से बहुत ही अलग है जैसे कि कॉलोन हेल के पूरे विपरीत। तो जो हमारा थेडियस वो बताता है ये बहुत ज़्यादा ही खर्चीला है। यह बात भी सही है कि पहले के दिनों में यह वास्तव में नरक जैसे दिखता था, लेकिन यह तब से आगे आ गया है जब से जो राफेल ब्रदर है यहाँ पास चिंगारी चला दी। मैं खुश हूँ क्योंकि उसने एक ऐसी चीज़ में जान फूंक दी जो जीवित भी नहीं थी। जो किम होता है वो कहता है लेकिन यह थोड़ा सा अजीब है। थेडियस पूछता है क्या है? किम बताता है यह है कि जो कॉलोन नर्क है उसमें तो सिर्फ लड़ाकू को भेजा जाता है, बट यहाँ पास तो पूरा खाली है। तो इसके जवाब में जो थेडियस होता है वो कहता है यह एक गुप्त है। और किम की गर्दन को पकड़ते हुए कहता है बट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है भाई कि तुम पीटर के बारे में जानते हो क्या? किम कहता है अगर आप जो महान शिष्य पीटर के बारे में बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हाँ, वह एक अविश्वसनीय व्यक्ति था, उसका अस्तित्व ही अराजकता का कारण बना। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ मुझे पीटर के प्रति कोई बुरी भावना नहीं है, मैं तो बस पीटर से एक बार मिलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उससे मिलकर उसको मारना होगा। और पीटर भी कहता है इसलिए सावधान रहो भाई, विशेष रूप से क्योंकि पीटर कॉलोन नर्क में छुपा हुआ है, इसलिए तुम्हें सिर्फ मेरे पास रहना चाहिए क्योंकि ब्रदर सुंगू मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। और पीछे से दो बंदे इनको देख रहे होते हैं और कहते हैं क्या रैंकिंग प्रणाली को नजरअंदाज करना उचित है? वह एक दिन कॉन्गो भाइयों द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आपके विचार से कौन जीतेगा, शिष्य या दूसरा ब्रदर होता है? वो कहता है मैंने बहुत पहले सुना था कि जो ग्लोरी के शिष्यों के बीच दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति था नथेलियन, उसे पीटर ने मार दिया था। और अफवाह सुने तो ये भी सच है कि जो
जो कॉन्गो ब्रदर्स है वो बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली है। और उसी समय दीवार पीछे से टूट जाता है और पीछे से एंट्री लेता है जो कॉन्गो ब्रदर्स होते हैं, वो दोनों पीछे से एंट्री लेते हैं। और इनके बारे में बताया जाता है कोड नेम नारायण कॉन्गो, जो कि शैडो मैन का लीडर होता है। और ये होता है मिसागो कॉन्गो, जो ये भी शैडो मैन का नेता होता है। जो दोनों सिपाही होते हैं वो कहते हैं हमारा यह मतलब नहीं था, हमें माफ़ कर देना। इतना कहते ही एक बंदा, ये मतलब एक ब्रदर, उसके फेस को पकड़ लेता है और यार अपनी जो मुट्ठी है उसको और बंद करते जाते हैं, जिसके कारण से जो सिपाही होता है उसका जो सर होता है वही पास मतलब फूट जाता है। ब्रदर कहता है इससे दबाकर क्या साबित करना चाहते हो, करना है तो पीटर के सर को दबाकर साबित करो और राफेल के पास ले जाओ।